नमस्कार, स्वदेश खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। सर्दी में भी गर्मी का एहसास, फरवरी में पारा जो है उसका मूड खराब। मुंबई समेत भारत के कई राज्यों में मौसम विभाग ने हीट वेव की चेतावनी दी है। मुंबई में अगले 2 दिन हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। तापमान 38 डिग्री तक जा सकता है। आखिर क्यों बिगड़ गया है मौसम का मूड और इसका क्या असर होने वाला है, आज इसी की करेंगे पड़ताल। जी हां, मौसम विभाग ने महाराष्ट्र और गुजरात में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक मुंबई और आसपास के इलाकों में बुधवार और यानी आने वाले वक्त में भी कल हीट वेव चल सकता है। तापमान 37 से 38 डिग्री तक जाएगा। यह सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक है। यानी आज से ये एहसास होना लोगों को शुरू हुआ है और कल इसका असर ज्यादा दिखेगा और इसके साथ ही लोगों को थोड़ा सतर्क रहने को कहा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 4 दिनों में 11 राज्यों में गर्मी बढ़ेगी। इनमें महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन और दीव के अलावा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड भी शामिल है। दिल्ली का तापमान भी सामान्य से ऊपर बना हुआ बताया जा रहा है। बीते दिन शहर का अधिकतम तापमान 27.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सामान्य से 2 डिग्री ज्यादा है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक के अलग अलग इलाकों में 28 फरवरी तक गर्म और उमस भरी स्थिति बनी रह सकती है। आज इसी विषय पर करेंगे चर्चा कि आपको किस तरह से सावधानी बरतनी है और आखिर इस अलर्ट के मायने क्या है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुटे हैं। हमारे साथ महेश पलावत साहब हैं स्काईमेट से और सुनील कांबले साहब हैं आईएमडी से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, अपना कीमती समय देने का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। ज़रा हमें बताइए कि इस अलर्ट की खास जो सबसे बड़ी चिंता तो यही है कि आमतौर पर ऐसे मौसम में मुंबईकर्स या बाकी जिन जिन इलाकों के बारे में चेतावनी दी गई है वो तैयार नहीं होते हैं, और जब लोग नहीं तैयार हैं यानी उनका शरीर भी तैयार नहीं है, तो थोड़ी सी इस तरह के अलर्ट को बड़ा ही गंभीरता से लेना पड़ता है। आपकी पहली टिप्पणी सर। आपने सही कहा। आपने देखा है कि स्पेशली नॉर्थ और साउथ कोंकण में लास्ट 2 दिन से टेम्परेचर 37 डिग्री को पार किया है। और जब भी सामान्य से 5 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाता है तो हम चेतावनी देते हैं। अभी हमने येलो अलर्ट दिया है और जो मुंबई के आसपास और जो भी कोस्टल प्लेसेस है लाइक सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगढ़, मुंबई, ठाणे, आने वाले 48 आवर्स में टेम्परेचर 39 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। इसलिए हमने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। जब भी येलो अलर्ट जारी करते हैं तो हमें थोड़ी सी पूर्व सूचना मिल जाती है, तो हमको थोड़ा सा पर हमारे जो एज अ प्रिकॉशन हमें ये देखना है कि कम से कम दोपहर को 1 बजे से 3 या 3:30 बजे तक जरा बाहर जाना अवॉइड करना है और हाइड्रेटेड रहना है। और बहुत सारे जो वल्नरेबल होते हैं, ओल्ड एज या छोटे बच्चे, उनके लिए भी एक चेतावनी होती है कि दे हैव टू टेक द प्रिकॉशंस। बिल्कुल। तो आमतौर पर जब इस तरह के अप्रत्याशित मौसम होते हैं तो आपको ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। महेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। हमें जरा बताइए इसके व्यापक प्रभाव किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, जैसे कामले साहब ने कहा, बिल्कुल सही है कि उन्होंने बताया कि ये गर्मी बढ़ रही है और ये टेम्परेचर ऑलरेडी काफी ज्यादा हाई हो गए। तो अगले 2-3 दिनों तक, क्योंकि एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है जो एमपी के ऊपर बना हुआ है, मध्य प्रदेश के ऊपर, उसके कारण क्या हो रहा है कि ईस्टर्ली विंड आ रही है। ईस्टर्ली जो विंड है वो इनलैंड विंड है और जो सी ब्रीज है वो लेट सेटिंग हो रही है, तो गर्मी काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। ऑलरेडी 38 डिग्री के आसपास रत्नागिरी में टेम्परेचर चला गया है, 6 डिग्री ज्यादा है सामान्य से। और उसी तरह से जो पूरा अब गुजरात में एक दिन के बाद, 24 घंटे के बाद टेम्परेचर बढ़ सकते हैं गुजरात के कोस्टल एरियाज में, और महाराष्ट्र के साथ साथ कर्नाटक के जो कोस्टल एरियाज है वहां पर भी टेम्परेचर काफी ज्यादा है। और जो कोस्टल एरियाज में जब टेम्परेचर बढ़ते हैं तो खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहां पर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। अगर ह्यूमिडिटी के साथ साथ तापमान ज्यादा होते हैं तो फील लाइक टेम्परेचर या डिस्कम्फर्ट जो है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है।
तो जो पसीना है वो सूखता नहीं है, हीट स्ट्रोक की खतरा बढ़ जाता है। और जैसे कि आपने सामने बताया कि अपने आप को हाइड्रेट रखें बीच-बीच में। ये जैसे कि 1 बजे से 3 बजे, 4 बजे के आसपास जो आपका बाहर निकलना अगर ज़रूरी भी है, तो अपने आप को कवर करके रखें, पानी वगैरह या शिकंजी वगैरह साथ में रखें, जिससे कि आप बीच-बीच में थोड़ा-सा रेस्ट लेकर के अपने आप को हाइड्रेट रख सकते हैं। तो यही सारे प्रिकॉशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी। ठीक है, तो ये स्थितियां हैं। कामले सर, मैं जरा समझना चाहूंगा, आमतौर पर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न किस वजह से होती हैं जब हम इस तरह का अप्रत्याशित मौसम देखते हैं? देखिए सर जी, अभी जो मौसम चल रहा है, अभी विंटर का ट्रांजिशन पीरियड है, हम समर के तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें विंड में परिवर्तन आ जाता है। अभी जो हमें विंड मिलती है, पूरी पूरब से विंड मिलती है, तो उसमें थोड़ा सा मॉइस्चर या हमें वेस्टर्ली विंड नहीं मिलती है। जो पूरब से आने वाली विंड होती है वो गर्मी भरी होती है, इसमें तापमान में वृद्धि होती है। लेकिन ये तापमान की वृद्धि है वो कंटिन्यूस 8 या 10 दिन तो नहीं चलने वाली, 3-4 दिन के लिए ये गर्मी का एहसास हो जाएगा और 48 आवर्स के बाद फिर से हम देखेंगे कि जो मैक्सिमम टेम्परेचर बढ़ गया है उसमें गिरावट आ सकती है। मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमें जरा ये बताइए कि जब इस तरह का बदलाव मौसम में नजर आता है, इम्पैक्ट जाहिर सी बात है आदमी की सेहत पे तो है ही, इकॉनमी पे भी पड़ता है और बहुत सी और भी चीज़ें जो हैं। और लगातार हम देख रहे हैं कि एक जो चिंता बार बार ग्लोबल वार्मिंग को लेकर है वो और ज़्यादा गहराती जा रही है। एक शिफ्ट हम ख़ास तौर पे, पहले क्या होता था कि मौसम में जो इस तरह के बदलाव होते थे और वो सामान्य व्यक्ति की पकड़ से आमतौर पे बाहर होते थे और या उसका ऑब्जर्वेशन उतना नहीं होता था। लेकिन अब सामान्य व्यक्ति भी ये जो एकदम 360 डिग्री अचानक मौसम में तब्दीली आती है या किसी तरह का उसको बेचैनी महसूस होती है, तो वो उसको कहीं ना कहीं ऑब्जर्व कर रहा है। देखिए, जो जनवरी और फरवरी का महीना है, ये सर्दी का महीना माना जाता है। इसके बाद बसंत ऋतु आती है। तो पहले क्या होता था कि सर्दी के बाद बसंत ऋतु आती थी, टेम्परेचर धीरे-धीरे बढ़ते थे, उसके बाद गर्मी में हम जाते थे। लेकिन अब कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज का असर दिखाई दे रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही हैं, तो उससे क्या हो रहा है कि एकदम मतलब ट्रांजिशन बहुत फास्ट हो रहा है कि सर्दी का एहसास रहता है, टेम्परेचर कम रहते हैं और 1 हफ्ते के अंदर, 10 दिन के अंदर ही आप सीधा गर्मी में पहुँच जाते हैं। तो ये जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक दिखाई दे रहा है और उससे क्या होता है कि जो रबी की फसल है, खास करके अगर गुजरात वगैरह की बात करें, मध्य प्रदेश में जो रबी की फसल होती है उसके लिए सर्दी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। यानी कि प्रोलॉन्ग्ड जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बिलो नॉर्मल या नॉर्मल के आसपास बने रहे अगर फरवरी एंड तक और मार्च के फर्स्ट हाफ तक, तो फसलों का भी जो प्रोडक्शन है और क्वालिटी है वो बढ़िया रहती है। लेकिन अगर समय से पहले गर्मी आ जाती है तो फसल तो जल्दी पक जाती है, लेकिन उसकी जो क्वालिटी है और उसका जो यील्ड है वो काफी ज्यादा कम हो जाता है। तो इकोनॉमी में भी असर पड़ता है, किसानों के ऊपर भी असर पड़ता है और जो हम लोग हैं, जो मासेस है, उसके ऊपर तो असर पड़ता ही है कि अचानक गर्मी जो आ जाती है उसके कारण जैसे जो पर्सपिरेशन बढ़ जाता है, पसीना नहीं सूखता, हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है और कई तरह की बीमारियां बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें हमें अब देखनी पड़ेगी और उसका ध्यान रखना पड़ेगा। जी। वाकई कह सकते हैं ना कि चौतरफा मार होती है इस तरह के अप्रत्याशित मौसम की। कामले सर, मैं आपके पास आना चाहता हूं, हमें बताइए कि एक आम समझ, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी दर्शक देख रहे होंगे उनके मन में अब ये भी चिंता होगी कि क्या मौसम के साइकिल में भी हम इसका कुछ असर देखेंगे, मानसून इम्पैक्ट भी देखेंगे। हमें ज़रा थोड़ा विस्तार से बताइए, फिर इस तरह के डिस्टर्बेंस के बाद, इस तरह के बदलाव के बाद क्या बाकी इफेक्ट होते हैं। आपने सही कहा है सर। हम लोग तो सब जानते हैं कि क्लाइमेट या मौसम में बदलाव आ चुका है, इसलिए थोड़े से जो हमारे सीजनल पैटर्न भी ऑलरेडी चेंज हो चुके हैं। जो नॉर्मल्स होते हैं कि फरवरी में जो टेम्परेचर जो मुंबई का है 32-33 डिग्री होना चाहिए, लेकिन उससे भी ऊपर रहा है। अगर आप फरवरी का महीना भी देखोगे तो नॉर्मल एवरेज के ऊपर 1 या 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया है। तो इसके पीछे जो असर हुआ है, इसके लिए हम लोग क्लाइमेट चेंज का असर हमें दिखाई दे रहा है। इसलिए थोड़ा सा सीजनल पैटर्न्स भी चेंज हो रहे हैं, सीजन में बदलाव आ रहा है। मानसून में भी आप देखोगे कि जो मानसून का जो पैटर्न होता है वो रेगुलर बारिश नहीं आता है। एक ही दिन अचानक एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल या वेरी हेवी रेनफॉल हो जाता है, फिर 7-8 दिन बारिश गायब हो जाता है।
तो ये जो सब हम जो बदलाव दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे ये जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सीजनल पैटर्न, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स, ये सब हमें देखते जा रहे हैं, और ये बदलाव चलते रहेगा, और ऐसे सीजनल पैटर्न्स उसके वजह से ये सब चेंज हो चुके हैं। ये वाकई चिंता की बात है। बहुत सारे बड़े बड़े मंच पे क्लाइमेट चेंज को लेकर बहस होती है, बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन शायद जो एक्शन एक टोटलिटी में पूरी दुनिया को लेना चाहिए, उस तरह का एक्शन नजर नहीं आता। हम शायद विकास की उस अंधी दौड़ में इतने बेतहाशा भागे जा रहे हैं कि उसके एडवर्स इफेक्ट हमें साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। एक चीज मैं महेश जी आपसे समझना चाहूंगा कि जो तटीय इलाके हैं, समुद्र या नदियों के किनारे बसे हुए क्षेत्र हैं, और जो ऐसे इलाके हैं जहां पर नदियां शायद नहीं हैं, या जहां पर थोड़ा पठारी भाग है और मैदानी भाग ज्यादा है, यहां पर जो इस इफेक्ट हैं क्या अलग अलग नजर आते हैं? देखिए, अभी जैसे हम देख रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के कारण क्या हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ रही है और जो एयर टेम्परेचर वो बढ़ रहा है, तो उससे पूरे विश्व की में जो है वो गर्मी बढ़ रही है। लेकिन क्या होता है कि जैसे आपने बोला पठारी इलाके हैं, अगर हम झारखंड की बात करें, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश की बात करें, या विदर्भ और मराठवाड़ा की बात करें जो महाराष्ट्र में है, तो वहां पर गर्मी आमतौर पर ज्यादा ही रहती है, जो 40 से ऊपर टेम्परेचर चले जाते हैं मार्च में। और उस समय क्या होता है कि वहाँ ड्राई रहता है, मतलब मौसम जो है वो बहुत ज्यादा उमस भरा नहीं रहता, तो वो गर्मी सहन हो जाती है। अगर आप पंखे में हैं, कूलर में हैं, तो आप अपने आप को मतलब पसीने को सुखा सकते हैं। लेकिन कोस्टल एरियाज में ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि ये जो फील लाइक टेम्परेचर होता है, जो जिसको कहते हैं कि जो अगर वहां पर ह्यूमिडिटी जैसे अगर मान के चलिए कि 60% या 65% या 70% है, और टेम्परेचर 37 या 38 डिग्री पहुंच गया, तो जो एक्चुअल में जो हमारा शरीर फील करेगा वो 42 या 43 या 44 डिग्री का फील करेगा। तो उस समय पसीना नहीं सूखता, हमारा शरीर गर्म होने लग जाता है। अगर आप पानी भी पिएंगे तो भी उसका ज्यादा असर नहीं होता, तो हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। तो ये तटीय इलाके और जो अंदरूनी इलाके हैं उसमें ये असर है, उसका उसका ये फर्क होता है कि अंदरूनी इलाके में अगर 40 डिग्री के ऊपर भी टेम्परेचर चला जाएगा तो आप अपने आप को बचा पाएंगे और सेफ गार्ड कर सकते हैं। लेकिन कोस्टल एरियाज में ये स्थिति ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो ये दोनों में अंतर देखने को मिलता है। जी, शुक्रिया करेंगे महेश जी, और बहुत बहुत धन्यवाद सुनील कांबले साहब हमसे जुड़ने का और अपना कीमती समय देकर तमाम पहलुओं पर स्पष्ट जानकारी। बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में लोगों को एक क्लीन इंफॉर्मेशन दी जाए, हर पहलू के बारे में विस्तार से बताया जाए, और पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देखिए ये मौसमी बदलाव जो हैं उसको बस आपको थोड़ा सा एक्सेप्ट करना है, और उससे कहीं ना कहीं पहले से, इसीलिए इस तरह के जो अनुमान होते हैं वो पहले से जारी किए जाते हैं ताकि आप पहले से अलर्ट रहें। शुक्रिया करेंगे आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और इस विषय पर खास चर्चा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब बाजार की अहम बातों पर गौर करते हैं। तो बाजार में ऊपरी स्तर से आज एक बार फिर दबाव नजर आया। निफ्टी ऊपर से 75 अंक गिरकर 22,550 के पास बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी दबाव देखा गया। दिन भर कैसा रहा बाजार का एक्शन, बता रहे हैं अंश भीलवार। तो 5 सेशन की गिरावट के बाद निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट क्लोज होता हुआ नजर आया। अगर चार्ट पे देखें तो 22,700 से 800 का जो लेवल है उसके नीचे ही रहा है। इसके ऊपर अगर जाएगा तभी एक अच्छा बुलिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम दूसरे ब्रॉड इंडिसेस की बात करें तो दोनों ही मिड कैप और स्मॉल कैप भी लाल निशान में बंद होते हुए नजर आए, और ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली का, तो यहाँ पे काफी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। अब अगर हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो यहाँ पे निफ्टी ऑटो इंडेक्स का दूसरा सेशन है लगातार खरीदारी का, साथ ही साथ ये इंडेक्स टॉप सेक्टोरल गेनर भी रहा है। इसके साथ साथ एफएमसीजी इंडेक्स भी हमें हरे निशान में बंद होता हुआ नजर आया, और ये दूसरा सेशन है इसमें लगातार खरीदारी का। अब अगर सेक्टोरल लूजर्स की बात करें तो यहाँ पे निफ्टी मेटल इंडेक्स नजर आता है जो कि टॉप सेक्टोरल लूजर है, और ये दूसरा सेशन है लगातार बिकवाली का। तो निफ्टी रियलिटी और निफ्टी एनर्जी का ये तीसरा सेशन था लगातार बिकवाली का। स्पेशली अगर निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो ये इंडेक्स ने एक्चुअली 6 मंथ के लो लेवल को छुआ है, और ये 5वां सेशन है लगातार बिकवाली का। तो यहाँ पे काफी बेरिश सेंटिमेंट बनता हुआ नजर आता है। ओवरऑल देखा जाए तो काफी मिला जुला सेशन रहा था, लेकिन थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट ही बन रहा हुआ दिख रहा है यहाँ पे। जब तक निफ्टी वापस 22,700-800 के ऊपर नहीं आता तब तक थोड़ा यहाँ पे मार्केट में हमें दबाव कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है।
शुक्रिया करेंगे अंश आपका इस अहम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते हैं अपने खास सेगमेंट 5 का पंच की तरफ। मेरे सहयोगी रविंदर आपको बताएंगे कि आखिर किन शेयरों और सेक्टर ने लगाया एक्शन भरा पंच। 5 के मंच में बात करेंगे 5 ऐसे स्टॉक की जिस पर आज एक्शन देखने को मिला। तो सबसे पहले बात करते हैं भारती एयरटेल की, जहां पर कंपनी ने जो है एरिक्सन के साथ 5G कोर टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप की है, जिससे कि 5G का जो डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा मिलेगा। इसी के साथ साथ गोल्डमैन सैक की भी जो है टेलीकॉम सेक्टर पर रिपोर्ट आ रही है, जहाँ पे उन्होंने भारतीय एयरटेल पर मेंटेन रखा है बाय रेटिंग और टारगेट प्राइस जो 1780 का रखा है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है इरेडा, जहाँ पर कंपनी को जो है शेयर होल्डर ने 5000 करोड़ रुपए के QIP के जरिए फंड जुटाने को जो है मंजूरी दी है, जिसके चलते आज स्टॉक में एक्शन देखने को मिला। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है बायोकॉन, जहां पर बायोकॉन बायोलॉजिक जो कि फुल्ली इंटीग्रेटेड ग्लोबल बायोसिमिलर कंपनी और उसके जो सब्सिडरी है बायोकॉन लिमिटेड, उन्होंने अनाउंस किया है कि येस इंटेक जो कि एक ड्रग है वो अब यूनाइटेड स्टेट्स में अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए, और जो येस इंटेक का जो यूजर्स है वो सोरासिस ट्रीटमेंट में यूज़ होता है। अगला जो स्टॉक फोकस में रहा है ब्रोकरेज के दम पर जो है कोल इंडिया, जहाँ पर JP मॉर्गन ने मेंटेन रखा है न्यूट्रल रेटिंग, लेकिन टारगेट प्राइस जो उन्होंने 430 से घटाकर 395 पर रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो कंपनी का जो अर्निंग ग्रोथ है उसमें काफ़ी सारी जो है मल्टीपल चैलेंजेस है, और इंटरनेशनल थर्मो कोर प्राइस जो है उसमें भी सॉफ्टनिंग देखने को मिला है ओवर सप्लाई के चलते, और जो वीक पावर डिमांड भी देखने को मिली है इंडिया में सिंस अगस्त 2024, जिसके चलते जो प्रोडक्शन ग्रोथ है वो म्यूटेड रहा है। और इसी के साथ जो शार्प राइज देखने को मिला है कोल पैच जो कोल डिस्पैच है कैप्टू माइंस में, उसके चलते भी जो है मार्केट शेयर में लॉस देखने को मिला। आखिर में बात करेंगे जोमेटो की, जहाँ पर बर्नस्टीन ने रिपोर्ट निकाली है जोमेटो पर और उन्होंने मेंटेन रखा है आउट परफॉर्म रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 310 का रखा है, जो कि 35% का अपसाइड है करंट मार्केट प्राइस से। और बर्नस्टीन ने जोमेटो को जो है टॉप पिक पर रखा है, जहाँ पे उन्होंने कहा है कि जो ब्लिंकिट जो है वो एक लीडर है जो कि ड्रिवन है अर्ली मूवर एडवांटेज और स्ट्रॉन्ग एग्जीक्यूशन, लेकिन जो अपसाइड है वो ट्रांसलेट करता है कि कंपनी का जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ प्रोफाइल जो कि 70% हो सकता है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। चलिए बढ़ते हैं आगे और सीधा आपको लिए चलते हैं MP ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में। गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं। पूरी टीम, उनका मंत्रिमंडल और मुख्य सचिव से लेकर पूरी प्रशासनिक टीम को मैं अभिनंदन देना चाहता हूं कि ये 2 दिन के अंदर 30,77,000 रुपए के MOU को जमीन पर उतारा है। यहां आने से पहले मैंने मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी से बात करी, आगे की कार्य योजना के लिए थोड़ा जानकारी भी लिया, और मुझे पूरा विश्वास है जिस प्रकार की कार्य योजना मध्य प्रदेश सरकार ने बनाई है, ये 30,77,000 करोड़ के MOU, इसमें से महत्तम MOU जमीन पर उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज जो कई सारी आती हैं जो इस MOU में समाहित नहीं है, उसको भी अच्छे तरीके से मध्य प्रदेश में स्थापित करने का काम मध्य प्रदेश प्रशासन करेगा, इसका मुझे विश्वास है। मित्रों, 2 दिन के कार्यक्रम में 200 से अधिक कंपनियां, भारतीय कंपनियां, 200 से अधिक वैश्विक CEO, 20 से अधिक यूनिकॉर्न संस्थापक और 50 से अधिक देशों के प्रतिनिधि मध्य प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, यहाँ के माहौल को देखने के लिए आए हैं। और ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मध्य प्रदेश के लिए है। इस बार मध्य प्रदेश ने एक नया प्रयोग भी किया। ये प्रयोग आने वाले दिनों में बहुत सारे राज्यों को भी दिशा दिखाने वाला है कि हर क्षेत्र का एक अलग इन्वेस्टमेंट समिट 2 दिन का कर पूरे मध्य प्रदेश का एक प्रकार से समविकास करने का प्रयास किया गया है। और मध्य प्रदेश के अंदर उद्योग बढ़ाने का काम इस प्रयोग ने किया है, ऐसा मैं मानता हूं। ये 2 दिवसीय समिट के अंदर मध्य प्रदेश ने अपने इंडस्ट्रियल पोटेंशियल, सेक्टोरल पोटेंशियल और विकास के लिए ग्लोबल पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करने के सारे रास्ते
एक्सप्लोर कर कर ये बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। यहाँ कई सत्र हुए, विषयगत सत्र भी हुए, विभागीय शिखर सम्मेलन भी हुए और अंतर्राष्ट्रीय मंच के डिस्कशन भी हुए और ये सभी ने मध्य प्रदेश के विकास को नया आयाम देने का काम किया है। मित्रों, हम सभी जानते हैं कि मध्य प्रदेश हमारी देश की भव्य सांस्कृतिक विरासत से है, विकास भी विरासत भी। वो सूत्र को मध्य प्रदेश चरितार्थ करने के लिए ढेर सारे प्रयास कर रहा है, इसका मुझे बहुत आनंद है। मित्रों, पूरे देश के परिदृश्य की बात करें तो 2047 तक मोदी जी ने देश के युवाओं के सामने, देश के 130 करोड़ की जनता के सामने एक पूर्ण विकसित राष्ट्र भारत को बनाने का संकल्प रखा है। तो आप सुन रहे थे गृह मंत्री अमित शाह को मध्य प्रदेश में निवेश की एक नई इबारत लिखी जा रही है और उसके तमाम बड़े पड़ावों के बारे में जानकारी देते हुए। बढ़ते आगे, आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए आखिर कौन से ट्रिगर्स हैं, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी रक्षा रावत। जी रक्षा। जी, तो देख लेते हैं कि आने वाले ट्रेडिंग डे के लिए कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्यूज हैं जहां आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। सबसे पहले बात करेंगे कल की, तो कल महाशिवरात्रि का पर्व है जिसकी वजह से शेयर बाजार बंद रहने वाले हैं, यानी छुट्टी होने वाली है। तो और इम्पॉर्टेंट क्यूज की बात की जाए तो यहाँ पर उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक जो है वो फंड जुटाने को लेकर विचार करने वाली है, बोर्ड बैठक होगी और इसके अलावा जो है कल महाकुंभ का अंतिम स्नान भी है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट है। परसों की बात कर लेते हैं, यानी 27 फरवरी की, तो कल परसों जो है वो अमेरिका के जीडीपी और बेरोजगारी के आंकड़े आने वाले हैं। इसी के साथ यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा भी आने वाला है। भारतीय बाजारों की बात की जाए तो यहाँ पर निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है क्योंकि थर्सडे है। पीएफसी जो है वो डिविडेंड के लिए शेयर खरीदारी का इसमें आखिरी दिन होने वाला है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्यूज जिसमें कल और परसों आपको अपनी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। शुक्रिया करेंगे रक्षा आपका इस अहम जानकारी के लिए और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।